Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, our constitution. Constitution क्या है बच्चा? Constitution वो रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री गवर्न होती है, ठीक है। भले प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनकी पावर्स क्या होंगी, ये सब कुछ कहाँ पर लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। बीइंग एन इंडिविजुअल, मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, ये भी कहाँ पर लिखी होती हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदी में हम कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट में कब से आया बेटा? 26 जनवरी 1950 से। ठीक, कोई बात। इफेक्ट में आना मतलब लागू कब से हुआ? बन तो ये पहले गया था। बन कब गया था? ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, पर हमने इसे लागू किया, इफेक्ट में कब से लाए? 26 जनवरी 1950 से। और इस दिन इंडिया बन गया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बन गया? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जहाँ पर जो हाईएस्ट पोजीशन होगी आपकी कंट्री का, जो हाईएस्ट पोजीशन होल्डर होगा वो इलेक्टेड होगा, तो ऐसी कंट्री को हम रिपब्लिक बोलते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पर इलेक्शन के बाद सरकारें चुनी जाए, वन मैन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट हो, उस कंट्री को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। सोवरेन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने की पावर उस कंट्री के पास अपनी हो, वो किसी और कंट्री के प्रेशर में आकर कोई डिसीजन ना ले। ठीक है बात। तो हम 26 जनवरी 1950 को क्या बन गए थे बेटा? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है बात। सोवरेन का मतलब क्या? जहाँ हमारे डिसीजन अपने ही हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके हमने ना लिए हो। डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र, इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनेगी। रिपब्लिक जहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन जो होगी वो कैसी होगी? इलेक्टेड, जैसे हमारी कंट्री में है किसकी? प्रेसिडेंट की। आई बात समझ में बेटा? अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है, वो भी कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है? विस्तृत, व्यापक। कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यापक, एक विस्तृत डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रूल्स होते हैं जो किसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा? राइट्स को और ड्यूटीज़ को, किसके? सिटीजन्स की। ठीक है। And the manner according to which the governance of a country is to be carried out. तो कॉन्स्टिट्यूशन वो विस्तृत डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर राइट्स, ड्यूटीज़ प्रॉपरली डिस्क्राइब हैं कि भैया एक सिटीजन को कैसे गवर्न किया जाएगा, कंट्री में कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, कंट्री को किस तरीके से चलाएंगे, ये सब किस में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो रेगुलेट करता है पावर्स को, पोजीशंस की, तीनों ऑर्गन की। तीनों ऑर्गन जो हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर रूल्स बनाता है ना, एक्ट बनाता है। एग्जीक्यूटिव्स वो लोग हैं जो ये जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूशन का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। बनाने का काम कितना है? लेजिस्लेचर का। और जुडिशरी जो हमारी कंट्री में जस्टिस को मेंटेन किए हुए, तो इनकी पावर्स को, इनकी पोजीशन को रेगुलेट करने का काम किसके हाथों में है? कॉन्स्टिट्यूशन के हाथों में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही नहीं बताता कि पोजीशन एंड पावर्स क्या है इन तीन ऑर्गन्स की, साथ ही साथ ये भी बताता है कि इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ये कैसे इंटर रिलेटेड है। बेटा ये इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है और जिन लोगों को गवर्न किया जा रहा है उन दोनों के बीच में ये मॉडरेट रिलेशन बनाता है, मध्यम मार्गी है। ठीक हुई बात। साथ ही साथ ये लोगों का, जनरल पब्लिक का भी ध्यान रखता है। ठीक है। उन्हें कौन से राइट्स मिले हैं, उन्हें कितनी पावर्स हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब सिटीजन को प्रोटेक्शन की किससे ज़रूरत है बेटा? गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो आर्बिट्री मैनर में काम करने लग जाती है, लोगों के लिए सोचना कम कर देती है, जिससे उसका फ़ायदा हो वो सारे काम करने लग जाती है। तो गवर्नमेंट आर्बिट्री डिसीजन ना ले, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना करती रहे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो एम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि गवर्नेंस स्मूथ हो जाए, साथ ही साथ लोगों की भलाई भी होती रहे। द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन, हमारे नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उद्देश्य है कि स्मूथ गवर्नेंस हो, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चलें, जिससे कि लोगों का जन कल्याण हो, कल्याण हो।
बेटा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर हम उसके प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे ना बेटा, तो हमारी कंट्री कभी भी डिक्टेटरशिप की तरफ, मॉर्नकी की तरफ नहीं जाएगी। तो जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फ्रॉम द एब्सोल्यूट मॉर्नकी और अ डिक्टेटरशिप, राजशाही। और वो भी कैसी, निरंकुश, एब्सोल्यूट, बिल्कुल राजा है तो वो अपने हिसाब से ही सारी चीज़ों को करेगा। तो एब्सोल्यूट मॉर्नकी से, डिक्टेटरशिप से हमें कौन बचाए रखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ही वो कड़ी है जो हमारी कंट्री को अलग रखे हुए है, अलग किए हुए कि भैया मॉर्नकी नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। नाउ एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा है कि जो फ्रीडम मूवमेंट है इंडिया का, ठीक है, वो चल ही रहा था। और उसके चलते चलते ही हमने ये भी पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। तो जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तभी क्या हुआ था बेटा, कैबिनेट मिशन इंडिया आया। और कब आया था इंडिया? 1946 में। और उसने इस तरीके से बातें रखी कि भाई हम जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई? जब हम फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे तो हमको पता था कि 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया, और साथ ही साथ वो एक सेटअप प्रपोजल लाया जिसमें उसने कहा कि हम फ्रीडम फाइटर्स की डिमांड्स को पूरा करेंगे। और बेटा जो प्रपोजल कैबिनेट मिशन लाया फ्रीडम फाइटर को अपीज करने के लिए, उन प्रपोजल में से एक प्रपोजल ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होगी जिसके मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, पर जो इलेक्शंस होंगे वो इनडायरेक्टली होंगे। और इन इलेक्शंस में पार्ट कौन लेंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर। देखो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप लोगों को पता है ना, अभी इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में, है ना। तो जो लोकसभा के इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें हम डायरेक्टली पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, हम जाकर खुद वोट दे रहे हैं। पर ये इलेक्शंस इनडायरेक्ट इसलिए थे कि हमने वोट देकर जिनको असेंबली में पहुंचाया, उन्होंने वोट देकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को बनाया। ठीक है बात, तो इसलिए इनडायरेक्ट बोला। हमारा इन्वॉल्वमेंट सीधे नहीं था, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमने पहले चुन लिए थे उनका इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है बात। जो इलेक्शंस थे प्रोविंशियल असेंबली के लिए वो कब कंप्लीट हो गए? जुलाई 1946 में। इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली वर कंप्लीटेड बाय जुलाई 1946। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे मेंबर्स के, नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द स्टेट्स। अब दो बातें याद रखना, प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन कब कंप्लीट हो गए थे? जुलाई 1946 में। प्रिंसली स्टेट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो वो मेंबर्स जिनको नॉमिनेट किया था उन पर्टिकुलर स्टेट्स के रूलर्स ने। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कहाँ बनी थी बेटा? अनडिवाइडेड इंडिया में बनी थी, जिसमें कि 389 मेंबर्स थे, 292 इलेक्टेड थे, 93 नॉमिनेटेड थे बाय प्रिंसली स्टेट्स। टोटल कितने मेंबर हैं बेटा? 389। उसमें से इलेक्टेड कितने हैं? 292। नॉमिनेटेड कितने हैं? 93। ये नॉमिनेटेड कौन है बेटा? प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर हैं। 3 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड 1 फ्रॉम ब्रिटिश। एक ब्रिटिश की साइड से आया, 3 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए, 93 प्रिंसली स्टेट से आए और 292 इलेक्टेड मेंबर्स थे। तो टोटल मिला के कितने मेंबर थे अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो पूरा संविधान है जिसके आज हम बात करेंगे, इसको किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी तो बेटा वो किसके लिए बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जब वो लोग साथ मिल के बैठेंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो पहली सिटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई? दिसंबर 9, 1946 में। ये सेंट्रल हॉल में हुई। इट वॉज हेल्ड एट द प्रेजेंट सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ पर हुई? पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में हुई। किस डेट को हुई? 9 दिसंबर को हुई। और इसको इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? होप क्लियर होंगी। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन सेंट्रल हॉल ऑन 9 दिसंबर। द ओल्डेस्ट सिटिंग मेंबर ऑफ सेंट्रल असेंबली। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे ये सबसे ओल्ड मेंबर थे उस पूरी सेंट्रल असेंबली के। ऑन December 11
अब 9 दिसंबर को पहली बार तो मीटिंग होगी। अब क्या होगा 11 दिसंबर को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनका इलेक्शन हो जाता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेटा देखो, पहली बार जब हम बैठे थे तो हमने इलेक्शंस नहीं करवाए थे, तो इस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए हमने किसको बिठाया भैया, कि जो सबसे बड़ा इंसान है ना, एज में वो आ जाए, तो वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। पर जब हम 11 दिसंबर को मिले, ने ये बात जान ली थी कि भैया यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उसे प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। तो हमने किसको बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से और बोला कि भैया हम एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे पाकिस्तान। ये लोग, ये आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। डायरेक्ट एक्शन दे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी डिमांड थी भैया हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह छोड़ो, अब तो हम हमारा नया कंट्री बनाएंगे और उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। बेटा देखो, जब तक डिवीज़न नहीं हुआ था तब तक तो किसी को पता ही नहीं था कि आज हम यहाँ पर हैं, कल ये पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा, ये वाला पार्ट इंडिया में रहेगा, ऐसे तो कुछ पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे वो सारे मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो पार्ट थे, पर उन टेरिटरीज़ को, उन एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो अब किस में आ चुके थे, पाकिस्तान में, उन लोगों ने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। फिर से ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Consequently, the members representing the territory, वो मेंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन टेरिटरीज़ को जो अब कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान में, उन्होंने विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है बात। वो सारे मेंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो टेरिटरीज़ को जो पाकिस्तान में हैं अब, उनके मेंबर्स ने विड्रॉ कर लिया। इस वजह से जो मेंबरशिप थी वो कम हो गई। पहले मेंबरशिप कितनी थी बेटा, 389। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो मेंबर कितने थे, 389। पर डिवीजन के बाद आधे थोड़े मेंबर विड्रॉ कर गए तो मेंबर कितने बचे, 299। आई बात समझ में। इसकी वजह से जो मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कितनी रह गई, 299 अगेंस्ट द ओरिजिनल नंबर 389। इसमें से भी 26 नवंबर 1949 को कितने मेंबर प्रेजेंट थे, एक्चुअली 284, जिन्होंने अपने सिग्नेचर करके फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया। ठीक है बात, फिर से ध्यान से सुनो। ऑफ दिस 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन November 26, 1949 and appended their signature to the constituent as finally passed. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कंटिन्यू रहे टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हमेशा कौन ही रहे बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बेटा दिसंबर 1946 से लेकर के अगस्त 14, 1947 तक इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 5 सेशन हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई दिसंबर 1949 से अगस्त 14, 1947 या हमें आज़ादी मिलने तक कितने सेशन हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से लेकर के आज़ादी मिलने तक, फ्रॉम द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टिल इंडिपेंडेंस, हाउ मेनी सेशंस वर देयर। सो कितने सेशन थे, 5, याद रखना। नाउ द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था। तो बेटा जो वाइड रेंजिंग मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो रिप्रेजेंटेशन थी ऑल शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मेल थे, फीमेल थी, मुस्लिम थे, हिंदू थे, शेड्यूल कास्ट थी, शेड्यूल ट्राइब थी, मतलब कोई भी बिजनेसमैन भी था, जॉब वाले भी थे, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो अपने ओपिनियंस को रखे तो दुनिया चेंज हो सकती है, ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं था हमने। जितने भी शेड्स थे पब्लिक ओपिनियन के, सारे उस असेंबली में थे। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने इंश्योर किया था रिप्रेजेंटेशन टू ओनली 3 कैटेगरीज। उसने क्या कहा था, सिर्फ 3 कैटेगरीज के लोग आएंगे, या इन 3 कैटेगरी के मेंबर्स तो होने ही चाहिए, एक जनरल कैटेगरी, दूसरे मुस्लिम और सिख। ठीक हुई बात। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने क्या कहा, उसने ये इंश्योर किया कि भैया ये 3 कैटेगरीज तो होनी ही चाहिए, जनरल कैटेगरी, मुस्लिम और सिख। पर जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि दूसरी कम्युनिटीज़ जैसे एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सब भी रिप्रेजेंटेटिव बने। मतलब हम कैबिनेट मिशन से आगे का सोच रहे थे और हमने वैसा किया भी।
कैबिनेट मिशन ने 3 कैटेगरीज़ की बात की थी, जनरल कैटेगरी, मुस्लिम और सिख, और हमने क्या बोला, नहीं हम एंग्लो इंडियंस को भी इनवाइट करेंगे, हम इंडियन क्रिश्चियंस को भी प्लेस देंगे, शेड्यूल कास्ट को भी बुलाएंगे, शेड्यूल ट्राइब को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है। अब बेटा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव थी। इतनी खूबसूरती से लोग उसमें रचे बसे थे, एक एक एरिया को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कि हमें लगता है कि अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ करके भी उस असेंबली को बनाते तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती। देखो, हिंदूज तो थे, ऑब्वियस सी बातें होंगी, पूरी कांग्रेस थी, पर साथ ही साथ उसमें एंग्लो इंडियन मेंबर्स भी थे, जैसे कि एस प्रेटर और फ्रैंक एंथनी, ये एंग्लो इंडियंस थे। फिर अगर मैं इंडियन क्रिश्चियंस की बात करूँ तो डॉक्टर एच मुखर्जी थे और जोसेफ डिसोजा थे। तो जोसेफ डिसोजा और एच मुखर्जी क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन। साथ में अगर मैं एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की बात करूँ तो मिस्टर फ्रैंक एंथनी एंड मिस्टर एस प्रेटर। फिर पूरी मुस्लिम लीग तो बेटा विड्रॉ कर गई थी, बाइकआउट कर दिया था उसने कि भाई हम पार्ट नहीं लेंगे इस असेंबली में। फिर भी 2 मुस्लिम मेंबर हमारे पास थे, एक का नाम था जफ़र इमाम और दूसरे का था मोहम्मद सादुल्ला। फिर अगर मैं सिख कम्युनिटी की बात करूं तो सरदार हुकुम सिंह और उज्जवल सिंह जो थे वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो ट्रूली नेशनल थी इन कैरेक्टर। इट वॉज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल इंडिया। मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, एंग्लो इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, हिंदूज भी हैं। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करेंगे हम। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना स्टार्ट किया, काय का ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम चालू किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फिर से ध्यान से सुनना, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम में क्या रिप्रेजेंट किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब? 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए? 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो रेजोल्यूशन था ये हाईलाइट करता था उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, साथ ही हमारे नेशनल गोल्स को भी बताता था। तो जो रेजोल्यूशन था वो किस किस 2 चीज़ों को हाईलाइट करता था। एक तो ऑब्जेक्टिव कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सोचते हैं हम, साथ ही साथ हमारे नेशनल गोल क्या हैं, इन दोनों को बताया गया रेजोल्यूशन में। ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट किया और नेशनल गोल्स को ले डाउन किया। देखो, पहला ये था कि फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक। जब हम फ्री हो जाएंगे तो हमारी कंट्री रिपब्लिक बनेगी, मतलब जो हाईएस्ट पोजीशन होगी हमारी कंट्री की, दैट इज आज तक क्या है, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो होगा वो इलेक्टेड होगा। तो जब आपकी कंट्री में जो हाईएस्ट पोजीशन होगी उस पोजीशन पे बैठने वाला व्यक्ति अगर इलेक्टेड है तो उसे क्या कहेंगे, रिपब्लिक। बेटा देखो, इंडिया रिपब्लिक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी रिपब्लिक है, इंडिया और यूएसए रिपब्लिक है, पर यूके रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वहाँ पर मॉर्निकी है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल है पर मॉर्निकी तो है। और ये बात भी उसी दिन हमने तय कर दी कि भैया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वुड बी गारंटीड टू ऑल पीपल। देन जो रिपब्लिक होगा वो, मतलब जो इंडियन रिपब्लिक होगा वो फंडामेंटल राइट्स देगा अपने सिटीजन्स को। तो पहली बात तो हमने कही कि भाई हम रिपब्लिक होंगे, सब कुछ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर की जाएगी। साथ ही साथ हम जब रिपब्लिक हो जाएंगे तो हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स देंगे, है ना, जो हमें मिले भी हैं। और जो स्टेट होगा, जो कंट्री होगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगी। समझ में आ गई बात भाई? बैकवर्ड क्लासेस का, माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखा गया। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो पास किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब? 22 जनवरी 1947 को। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको रिप्रेजेंट किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वो कब पास हुआ? जनवरी 22 1947 को। जनवरी 22 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947,
जिसके अकॉर्डिंग 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। ठीक हुई बात। और इस एक्ट ने किसको रिकॉग्निशन दी बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। फिर से ध्यान से सुनना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया? 1947 में, जिसके अकॉर्डिंग 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए थे, एक था इंडिया दूसरा था पाकिस्तान, और इसने रिकॉग्निशन भी दिया किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और बेटा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लीगल सैंक्शन मिल गई कि भैया वो इंडिपेंडेंस के बाद भी काम कर सकती है, और उसने फिर काम किया। जो असेंबली थी वो सोवरेन बॉडी बन गई, वो अपना काम करने लग गई। उसने 8 कमिटीज़ को अपॉइंट किया। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीमराव अम्बेडकर वॉज सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947 एंड वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम दिया गया। फिर से ध्यान से सुनो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया? 1947 में, जिसके हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान बन गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी रिकॉग्निशन मिल गया, इसे लीगल सैंक्शन मिल गया कि भैया आप जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम भी आपका ही है। फिर जो असेंबली थी ही वो एक सोवरेन बॉडी बन गई, अपना काम प्रॉपर करने लगी। उसकी 8 कमिटीज़ बनी, जिसमें कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। ये बनी अगस्त 29, 1947 को, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम चालू किया। डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर अम्बेडकर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अब हम वो देखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पॉपुलरली हम बाबा साहेब भी कहते हैं, हाँ। ये आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पॉपुलरली हम बाबा साहेब भी कहते हैं। वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट तो थे ही, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, बहुत बड़े लॉरिएट, हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे। जो टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको प्रिपेयर किसने किया बेटा? बाबा साहेब ने किया। ठीक है। जिसमें सिविल लिबर्टीज़ दी गई, इंडिविजुअल फ्रीडम का ध्यान रखा गया, हर व्यक्ति को राइट की बात की। ठीक है। अनटचेबिलिटी को एबलिश किया, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दी, जो जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपनाए, उस धर्म को प्रोपेगेट करे, पूजे। अनटचेबिलिटी ख़त्म कर दिए, सोशल राइट्स वीमेन को दे दिए, रिजर्वेशन का सिस्टम लेके आए गवर्नमेंट जॉब्स में, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो भाई भीमराव अम्बेडकर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे। जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया तो वाइड रेंज में सिविल लिबर्टीज़ दी लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें रिजर्वेशन दिया, अनटचेबिलिटी ख़त्म कर ली, विमेन को राइट्स दिए। इंडिया को एक बहुत अच्छी कंट्री बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा इन द सेंस कि भैया आप सोवरेन भी रहो, आप डेमोक्रेटिक भी रहो, आप रिपब्लिक भी रहो। तो ये रहना इतना आसान नहीं था ना, इसके लिए किसी न किसी बात की तो हमें गारंटी नहीं थी। तो वो किसने दी? बाबा साहेब ने दी। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इन ऑर्डर टू शेप इंडिया इनटू अ कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, देखो इंडिया को एक प्रॉपर शेप देने में, जिसमें इंडिया को सब लोग प्रॉपर सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कहें, जिसमें लिबर्टी भी हो, इंडिविजुअल को लिबर्टी भी मिले, इंडिविजुअल के डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाए, मतलब लिबर्टी और डिग्निटी दोनों को इंश्योर किया जाए। तो नेशनल इंटीग्रिटी को भी बनाए रखना है, इंडिविजुअल को भी फ्रीडम देना है, इंडिविजुअल को भी डिग्निटी देना है। तो बाबा साहेब इतना सारा काम एक साथ कर पाए क्योंकि उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। वो प्रिंसिपल अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्केबल बनाया, फ्लेक्सिबल भी बनाया। वर्केबल तो था, साथ ही साथ क्या बनाया? फ्लेक्सिबल बना दिया, और इतना स्ट्रांग बनाया कि वो कंट्री को साथ में रख सके एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी। कभी पीस हो, ठीक है, तब भी साथ में रहें, वॉर हो तब भी साथ में रहें। तो मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल, इतना स्ट्रांग जो पीस में तो कंट्री को साथ रखे ही रखे, वॉर के टाइम में भी साथ रखे। इन्होंने स्पेशल सेफगार्ड दिया माइनॉरिटीज़ को, कुछ क्लासेस को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थी।
बहुत ज़रूरी था बेटा। अगर ये हमारी इकॉनमी की मेन स्ट्रीम में नहीं आते, इन्हें अगर हम रिजर्वेशन नहीं देते, तो हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनएजुकेटेड, इलिटरेट, जॉबलेस रह जाता, तो हमारी कंट्री तो प्रॉपरली कभी भी डेवलप नहीं कर पाती। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के राइट को इनकॉर्पोरेट किया, जिससे फंडामेंटल राइट्स जो थे इंडिविजुअल्स के, उन्हें कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, उन्हें कोई वायोलेट नहीं कर सकता, ठीक है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दे के ये इंश्योर किया कि भाई लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं, उन्हें इन्फ्रिंज ना किया जाए, ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये करे और ना ही तो स्टेट गवर्नमेंट, ना ही तो कोई और इंडिविजुअल। सिंगल सिटीजनशिप की बात की, सिंगल जुडिशरी की बात की, फंडामेंटल लॉज में यूनिफॉर्मिटी की बात की, जिससे कि इंडियन सोसाइटी और ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, पर हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। भारतीय नागरिक मतलब भारतीय नागरिक, आप केरला के हो, मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, इमटेरियल, ठीक है, बस आप भारतीय नागरिक हो, इंडियन सिटीजनशिप आपको मिलती है। सिंगल जुडिशरी है, कमिटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, फंडामेंटल लॉस में यूनिफॉर्मिटी है। इस क्यों है भाई? जिससे कि इंडियन सोसाइटी इंटीग्रेट रहे। He proposed a strong center to maintain territorial integrity and administrative discipline. बेटा हम जो इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। कैसा फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हमने इंडिया के हर हिस्से को साथ में बांध रखा है। नहीं तो हैदराबाद बोलता था मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं, या मैं इंडिपेंडेंट स्टेट रहूं, भोपाल कहता था मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं। फिर हर एरिया के कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, इसीलिए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल रखा, जिससे कि कंट्री की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन रहे। नहीं तो हर दूसरा स्टेट एक टाइम के बाद बोलता कि भाई हम अलग हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं, इसलिए सेंटर हमारी कंट्री में ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इनकॉर्पोरेट किया, जिससे कि सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जा सके, लोगों के कल्याण पे ध्यान दिया जा सके, जन कल्याण के लिए स्कीम्स लाई जा सके। अब हम रीडिंग की बात करेंगे। तो जो ड्राफ्ट था उसे डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्लॉज बाय क्लॉज सिंस नवंबर 4, 1948। इसके बाद जो ड्राफ्ट था वो सेकेंड रीडिंग के लिए गया, जो कंप्लीट हुई 17 अक्टूबर 1949 को। फिर थर्ड और फाइनल रीडिंग हुई, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा ड्राफ्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया। जो ड्राफ्ट था उसे डिस्कस किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्लॉज बाय क्लॉज, लाइन बाय लाइन। नवंबर 4, 1948 को पहली रीडिंग हुई। इसके बाद फिर सेकेंड रीडिंग हुई, जो कब कंप्लीट हो गई? अक्टूबर 17, 1949 को। इसके बाद थर्ड और फाइनल रीडिंग हुई, जो कब कंप्लीट हो गई? नवंबर 26 को। ठीक हुई बात? ये कब हुई थी? नवंबर 4, 1948, फिर अक्टूबर 17, 1949, फिर नवंबर 26, 1949, और इस दिन कंप्लीट कर दिया फाइनली हमने हमारे टास्क को। टाइम टेकन लगभग 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया। जब इस पे साइन हो रहे थे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। स्केड्यूल बोलो या तो शेड्यूल बोलो, चलो। तो लगभग 3 साल लग गए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा था बेटा, तो उसमें 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसे कहाँ ले आए भैया? ऑन ग्राउंड ले आए, इफेक्ट में ले आए, फोर्स में ले आए, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ दी उन लोगों को जो कहीं डिस्प्लेस होकर के आए थे, पाकिस्तान से इंडिया आए थे। उन लोगों को ओपन ऑप्शन दिया कि भैया आप अपने आप को रजिस्टर कर लो एज इंडियन सिटीजन। फिर से सुनना, आफ्टर साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द क्लॉजेज रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड सम अदर केम इनटू फोर्स इमीडिएटली। सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेस थे उन्हें इमीडिएटली फोर्स में लाया गया, और ये इसीलिए किया बेटा
क्योंकि पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे भाई कि अब हमारे एग्जिस्टेंस का क्या होगा, इंडिया के इस पार्ट में हमें कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उन लोगों के राइट्स को इंश्योर किया जा सके, उन्हें इंडियन सिटीजन बनाया जा सके, इसीलिए जल्दी जल्दी ये चीज़ें फोर्स। अब बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट भी कर लिया गया था, पास भी कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। कब? नवंबर 26 1949 को। नवंबर 26 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी हो गया था, पास भी हो गया था, बस इफ़ेक्ट में नहीं आया था। तो इफ़ेक्ट में बेटा ये कब से आया? जनवरी 26 1950 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जो भारतीय थे, तो क्या देना? सी गोपालाचारी। इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को रिप्लेस किया। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही क्या बन गई? प्रोविंशियल पार्लियामेंट बन गई। कब तक के लिए? जब तक हमने जनरल इलेक्शन नहीं करवा लिए 1951-52 में हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए, तो तब तक बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही क्या बनी रही? हमारे लिए पार्लियामेंट बनी रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने ही टुक ओवर किया प्रेसिडेंट की पोजीशन को इंडियन यूनियन में। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या सिग्निफिकेंस है जनवरी 26 का? क्यों हमने जनवरी 26 को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में या फोर्स में लेके आए? तो बेटा ये जो डेट थी 26 जनवरी की 1950 की, ये जिस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में या इफेक्ट में लेके आए, ये स्पेशली सेलेक्ट की गई थी इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को देखते हुए। बेटा लाहौर में सेशन हो रहा था कांग्रेस का। कब? दिसंबर 1929 को। तो एक रिजोल्यूशन पास हुआ जो डिक्लेयर करता था पूर्ण स्वराज को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था कि भाई अब तो हमें पूर्ण स्वराज मिलनी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। जनवरी 26 1930 को हमने फिक्स किया कि भैया इस दिन से ही हम हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हम इसी दिन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते रहेंगे। सिंस देन उस दिन से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता था एज इंडिपेंडेंस डे अप टू 1947। तो 1947 तक तो हम हमारा इंडिपेंडेंस डे किस डेट को सेलिब्रेट करते थे? 26 जनवरी को। पर फिर हमें आज़ादी कब मिल गई बेटा? 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई और इस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। इसीलिए हमने जनवरी 26 को डेजिग्नेट किया एज रिपब्लिक डे। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और जहाँ समझ में नहीं आया हो वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वहीं पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।